नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आर के सर चंद्रा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज की क्लास में प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मित्रों, आपने जो हम लोग यह वीडियो लगातार देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, आप इसके अंतर्गत आपने यह देखा कि जो आधुनिक हिंदी आर्य भाषा है, आधुनिक हिंदी आर्य भाषा का विकास किस प्रकार हो रहा है, या आधुनिक आर्य भाषा से संबंधित जितने भी भाषाएं वो बोलियां हैं या हिंदी है, उससे संबंधित प्रश्न हम लोग देख रहे थे। इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखें कि जो सौरसेनी अपभ्रंश होता है या सौरसेनी प्राकृत से जब सौरसेनी अपभ्रंश की उत्पत्ति होती है, तो सौरसेनी अपभ्रंश जैसे पश्चिमी हिंदी का की उत्पत्ति हुई, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपने कुछ बोलियां पढ़ा, जिसमें आपने कौरवी पढ़े और हरियाणवी भी पढ़े। आज हम लोग इसी क्रम में, चूंकि कौरवी और हरियाणवी में आपने एक विशेषता देखा कि इसमें आकार की बहुलता होती है, प्रमुख विशेषताएं यह जो थी आपने देखा, साथ ही साथ वर्णों की भी विशेषताएं आपने देखा। आज हम लोग उसी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ओकार से संबंधित जो उपबोलियां हैं या ओकार से संबंधित जो विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी, उसमें प्रथम उपबोली के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि यह ब्रज भाषा क्या है। यह ब्रज भाषा क्या है? वास्तव में ब्रज भाषा से जो प्रश्न बनते हैं, यह प्रश्न आपको देखने को हर एग्जामों में मिलते हैं। क्योंकि आप थोड़ा सा यहाँ पर जो भी लेक्चर होगा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले प्रश्न यह बनता है कि ब्रज भाषा किस हिंदी के अंतर्गत आता है। तो आपका जो जवाब होगा, बहुत अच्छे आप जवाब भी दे रहे होंगे कि इसका जो यह हिंदी की बात करें, जब भी यह हिंदी देखते हैं, किस हिंदी की बात करते हैं, तो आपका यह प्रश्न बिल्कुल जवाब सही आता है। और इसमें आपका यही होगा कि इसकी उत्पत्ति पश्चिमी हिंदी से होती है, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपने ये भी देखा होगा कि पश्चिम की जो उपबोलियां होती हैं, इसमें कर्कशता की का मुख्य विशेषताएं या मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यदि प्रश्न इसमें यह पूछा जाए कि यह जो ब्रज भाषा है, यह ब्रज भाषा किस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है, तो आपका जो जवाब होगा, यह जवाब बिल्कुल यही होगा कि यह सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। दूसरा प्रश्न यदि एग्जाम में आपसे पूछता है कि सौर सेनी अपभ्रंश यदि विकल्प में न हो, यह हो जाए कि जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा होती है, जिसमें प्राकृत भाषा की मुख्य बातें की जाती है। प्राकृत की देखा जाए तो जो 3 अवस्थाएं होती हैं, अगर प्रश्न उसमें यह अपभ्रंश न हो और प्राकृत से संबंधित प्रश्न हो, तो सौरसेनी प्राकृत से आपकी सौरसेनी अपभ्रंश की उत्पत्ति होती है। जैसे सौरसेनी अपभ्रंश की उत्पत्ति होती है, इसके बाद सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति होती है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। और यदि इसकी विस्तार अध्ययन करना हो, तो यहाँ पर जो आपको लिंक दिख रहा है चंद्रा क्लासेज की, वहाँ जाकर पीछे वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, विस्तृत अध्ययन आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बाद यदि इसमें एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि यह ब्रज भाषा की सबसे विशेषता ये पश्चिमी हिंदी है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इसमें क्या और चीज देखने को मिलता है। क्या पश्चिमी हिंदी जो थी वह आपकी कौरवी भी थी, जिसे खड़ी बोली कहा गया है, बांगरू भी थी, हरियाणवी के नाम से जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं यह दोनों दक्षिणी भी है, तो उससे ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत तीनों थी। तो क्या इसमें भी कुछ पश्चिमी हिंदी है? जो यदि पश्चिमी हिंदी है, तो इसमें क्या विशेषता है? इसे खड़ी बोली क्यों नहीं कहा गया, इसे हरियाणवी क्यों नहीं कहा गया, इससे दक्षिणी हिंदी क्यों नहीं कहा गया? यह बात आपको देखने को मिलती है। तो आपने देखा अलग अलग ढंगों से अलग अलग वीडियो बनी हुई अलग। यदि आप कौरवी हिंदी की बात करते हैं या कौरवी उपबोली की बात करते हैं या खड़ी बोली की बात करते हैं, तो इसको भी विस्तृत अध्ययन के लिए पीछे की वीडियो में आप जाकर के वहाँ सारे प्रश्न की श्रृंखलाओं को आप देख सकते हैं।
क्या विशेषता है, खड़ी बोली और ब्रजभाषा में क्या विशेषताएं हैं, यह देखने को आपको मिलेगा। तो आज हम लोग देखेंगे खड़ी बोली में आपने यह देखा कि उसमें आकार की बहुलता होती है। इसमें आकार की बहुलता न होकर के इसमें जो वर्ण होता है ओकार की बहुलता अधिक रूप से आपको देखने को मिलेगी कि इसमें जो ब्रजभाषा है यह ओकार की बहुलता इसमें आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अन्य बातें इसमें करेंगे। इसके बाद आपने ये प्रश्न एक बार और ये एग्जाम में आया हुआ था कि इसका उद्भव, ब्रजभाषा का उद्भव एवं विकास की जो समय है कब मानी गई है, यह कब यह इसकी उत्पत्ति होती है। तो इसके बाद में यदि देखें तो जो ब्रजभाषा की उत्पत्ति है या उद्भव एवं विकास है जो सौरसेनी अपभ्रंश से हो रहा है, तो उसमें यह 1000 ईस्वी की समय सीमा होती है और 1000 ईस्वी की समय सीमा के अंतर्गत यह जो होता है ब्रजभाषा की उत्पत्ति होती है। ब्रजभाषा की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। मगर थोड़ा सा और इसमें देखते हैं कि जो हमारी प्रश्नों की श्रृंखला है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। एक प्रश्न आया था कि ब्रज भाषा का या ब्रज भाषा जो आज ओकार की बहुलता है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है। यह प्रश्न आया हुआ है कि किस ग्रंथ में ब्रज भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। यदि सर्वप्रथम की बात करते हैं कि यह सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया, तो आपका जवाब का मैं इंतजार करूंगा कि ब्रज भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया। और उसके एक आप कमेंट बॉक्स में एक और कमेंट करिएगा कि यह जो ब्रज भाषा का प्रयोग जिस ग्रंथ में किया जा रहा है वह कब किया जा रहा है और किसकी रचना है, किसका ग्रंथ है। यह 3 प्रश्न यहां से आपके बनने की संभावना है। तो आपने देखा सुना होगा, जानते हैं कि एक ग्रंथ होता है जिस ग्रंथ का नाम होता है रस विलास टीका। यह टीका लिखी गई है और इस ग्रंथ का नाम है रस विलास। यह टीका लिखी गई है और यह टीका लिखने वाले जो व्यक्ति होते हैं उस व्यक्ति का जो नाम होता है वह नाम आप लोगों को शायद मालूम होगा कि वह रस विलास टीका जो लिखे हैं वह आपके महत्वपूर्ण कवि जिनका नाम होता है गोपाल, और गोपाल की यह रचना है। गोपाल ने रस विलास टीका लिखा है और यह जो गोपाल लिखे हैं, अब प्रश्न यह बनता है मेरे मित्रों कि यह गोपाल जो कवि थे वह कब लिखे, वह समय सीमा क्या थी, किस ईस्वी में लिखे, जो कि आज ब्रज भाषा का प्रयोग साहित्य के क्षेत्र में किया जाता है। और उसमें साहित्य रचनाएं होती, चाहे गद्य की रचनाएं हो चाहे पद्य की रचनाएं हो, उसमें आपको देखने को मिलता है। तो ये गोपाल की जो रस विलास टीका है, यह रस विलास टीका 1857 जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा हुआ था, उसी समय यह गोपाल जी ने इस ग्रंथ की रचना करते हैं, इसकी टीका लिखते हैं। रस विलास पर एक टीका लिखे और वह टीका 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी में यह लिखा गया ग्रंथ, इस ग्रंथ में सर्वप्रथम ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम ब्रज भाषा का प्रयोग शुद्ध रूप से परिमार्जित रूप से किया गया, तो यह ग्रंथ जो है गोपाल जी की यह रस विलास टीका है। इसके बाद यदि इसमें लिपि की बात करते हैं, देखिएगा यदि लिपि की बात करें, यदि इसमें लिपि की बात करते हैं, कौन सी लिपि से लिपियों से प्रश्न बनता है। आपको कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न को कमेंट करना है कि लिपि किसे कहते हैं, लिपि और वर्ण में क्या अंतर होता है। इस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में करिएगा कि लिपि और जो है वर्ण में क्या अंतर है, या ध्वनि जो वर्ण ध्वनियां हैं क्या अंतर है।
तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जाकर करिएगा। क्योंकि इनकी जो लिपि थी, आपने यह पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो भारोपी परिवार होता है, संस्कृत भारोपी परिवार है, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। यह कहा जाता है कि संस्कृत से ही सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। यह हमारे विद्वानों ने, भाषा विद्वानों ने सिद्ध करके दिखलाया और बताया है, अनुमान लगाया है कि कहीं न कहीं सभी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत, क्योंकि सबसे पहले हमारे देश में जो भाषा विकास क्रम में भाषा की बात करते हैं, तो सबसे पहले आर्यों द्वारा वह जो भाषा विकास क्रम होता है, उसमें सबसे पहले संस्कृत आती है। और संस्कृत यूरोप से चलकर आई, और यूरोप से चलकर आई, मगर जैसे भारत में पहुंचती है वह भारोपी परिवार की भाषा हो जाती है। तो वो जब संस्कृत भारोपी परिवार की भाषा हुई, तो यहाँ पर उस परिवार की जो भाषा थी, चूंकि अष्टाध्यायी ग्रंथ के आधार पर यदि आप देखें तो उसमें यह देवता के द्वारा या शिव के द्वारा वर्णों की उत्पत्ति होती है, और वही वर्ण से भाषा की उत्पत्ति, भाषा की सबसे छोटी वर्ण होती है, अभी आप पढ़े। तो वहां कहा गया है कि संस्कृत देवनागरिक है। और जब संस्कृत देवनागरिक लिपि में लिखी जा रही है, तो जो अन्य भाषाएं हैं जिसकी संस्कृत से उत्पत्ति होती है, लगभग अनुमानतः यह लगाया जाता है कि उनकी भी वह लिपि देवनागरिक होगी। क्योंकि यह ब्रज भाषा है, और ब्रज भाषा जो बोली जा रही है, इसकी भी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, इसलिए यह भी, इसकी लिपि जो होगी वह देवनागरिक लिपि होगी। यह लिपि देवनागरिक होगी, देवनागरी लिपि के अंतर्गत यह भी आती है। एक प्रश्न और यह जो पूछा जाता है कि भारत में यह किस परिवार की भाषा है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रज भाषा भारत में किस परिवार की भाषा है। तो आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा होगा कि यह जो होगी भारोपी परिवार की भाषा है। यह भारोपी परिवार की भाषा है, भारोपी परिवार की भाषा है। तो यह महत्वपूर्ण आपके प्रश्न श्रृंखला जो देखने को मिलती है, चाहे यह यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, या टीजीटी, पीजीटी, या वनडे एग्जाम के कोई हो, यहाँ से कुछ जो प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न और यहाँ से बनता है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आता है, ब्रज भाषा क्या है, या ब्रज भाषा से आप क्या समझते हैं। तो आपका यहाँ जो जवाब बनता है इस भाषा से कि यह एक पश्चिमी उपबोली है, उपबोली है, जिसकी उत्पत्ति सौर सैन्य भ्रंश से हुई है। यह आपने यहाँ से तक यह प्रश्न की श्रृंखला, जिन बच्चे को स्क्रीन, मैं हट जा रहा हूँ, आपको यदि स्क्रीन शॉट लेना है तो आराम से स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं। तो यह जितने भी प्रश्न थे, सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न हैं। तो इसको अवश्य रूप से अपने जो आप नोट्स बुक बना रहे हैं, देखिए वीडियो देखने से नहीं होता, जब तक आप उसमें नोट्स बुक न बनाएं, नोट्स न बनाएं, कोई नोट्स जब तक न करें तब तक कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि वह नोट्स आपको जब करते हैं नोट्स, तो एक चीज आपको 3 बार आपके माइंड में प्रवेश करती है, मस्तिष्क में 3 बार प्रवेश करती है। और यह आप ये भी पढ़े होंगे कि यह जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो स्मृति होती है, वो 3 लेयर में विभक्त होती है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो हमें तीनों स्मृति 3 बार पढ़ने पर यह जो हमेशा होती है चेतना स्थिति में बनी रहती है, तो वह चेतन स्थिति में आने की संभावना होती है। तो आप अवश्य रूप से नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने में आपके जीवन में बड़े ही महत्वपूर्ण भाग होंगे। क्योंकि इस ब्रज भाषा से संबंधित एक और प्रश्न आता है, और यह लिपि से संबंधित प्रश्न आता है। ध्यान दीजिएगा कि यह जो लिपि है देवनागरिक लिपि है, इस देवनागरिक लिपि से आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं कि यह देवनागरिक जो लिपि थी, सर्वप्रथम जो आपका यह ग्रंथ लिखा गया रसविलास टीका, यह गोपाल जी ने जो यह रसविलास टीका लिखा, रसविलास टीका के अंतर्गत क्या भारोपी परिवार की भाषा और देवनागरिक लिपि थी, ब्रजभाषा? प्रश्न यह आता है। 1857 में तो यह देवनागरिक थी, आधुनिक में भी देवनागरिक ब्रजभाषा है।
और लिपि जो ब्रजभाषा की लिपि जो देवनागरिक है। परंतु यदि पहले की बात करें तो पहले एक जो लिपि थी उस लिपि का नाम था फारसी एवं कैथी लिपि के अंतर्गत भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह फारसी लिपि भी, इसे कुछ विद्वानों ने कहा कि यह फारसी लिपि है और कुछ लोगों ने कहा कि यह कैथी लिपि है। तो प्राचीन और आधुनिक दोनों प्रश्न श्रृंखलाओं को आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चाहे वह देवनागरिक लिपि पूछे या विकल्प में देवनागरिक लिपि न हो, कैथी लिपि हो, फारसी लिपि हो, यह तीनों विकल्प में देकर चौथा विकल्प आपका सभी दे दे, तो आपको जो प्रश्न की श्रृंखला में वह जो सही प्रश्न होगा वह आपका सभी वाला प्रश्न सही हो जाएगा। तो 3 प्रकार से इसको आप देखेंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। यदि आप कभी कभी जैसे हायर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हल करते हैं तो वहाँ पर ये प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं कि जो ब्रज भाषा थी वह कैथी लिपि थी या वह फारसी लिपि थी। मगर आधुनिक युग में प्रश्न ऐसे बन जाए, तीनों को देखकर यदि आधुनिक युग में बात की जाए, आधुनिक युग में ब्रज भाषा में कौन सी लिपि थी, तो आपका जवाब होगा कि वह देवनागरिक लिपि होगी। ये बात याद रखिएगा और यह बात आपके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण। इसके बाद हम लोग थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। इसमें कहीं कहीं पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि इस ब्रज भाषा को ब्रजबुली भी कहा जाता है। चूंकि ब्रजबुली यदि आधुनिक रिसर्च के अनुसार देखा गया तो ब्रजबुली जो होती है बंगाली के अंतर्गत आती है। मगर यह प्रश्न है कि ब्रजबुली, ब्रज भाषा को ब्रजबुली किसने कहा? यह जो ब्रज भाषा है, इस ब्रज भाषा को ब्रजबुली किसने कहा है? ब्रजबुली किसने कहा है? यह प्रश्न आ सकता है, पूछा जाता है। तो आपका यह जवाब बड़े अच्छे रूप से आप का आने की संभावना है कि आप जो प्रश्न का जवाब देने हैं वह कहीं न कहीं गुप्त से संबंधित है। तो वह आपने ब्रजबुली कहने का जो तात्पर्य था वह हमारे जो एक भाषा विद्वान होते हैं जिनका नाम होता है ईश्वर चंद्र गुप्त। ईश्वर चंद्र गुप्त ने यह जो बात कर रहे हैं वह ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रज भाषा को कह दिया कि यह ब्रजबुली है। गुप्त से मैथिली शरण गुप्त मत याद रखिएगा, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त याद करेंगे तो आप आधुनिक युग में चले जाएंगे। परंतु हम भाषा के विकास में बोलियां पढ़ रहे हैं तो ब्रज भाषा को ब्रजबुली कहने वाला और बोली कहने वाला कोई ईश्वर रहा होगा, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। और ब्रज भाषा का जो क्षेत्र था वह मथुरा होता है, मुख्य केंद्र होता है। और देखेंगे कि मथुरा में भगवान का जन्म हुआ। इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं कि ब्रज भाषा को ब्रजबुली कहने वाला जो व्यक्ति था वह आपके जो ईश्वर चंद्र गुप्त थे। क्योंकि यदि इसमें आप जब बंगाली हिंदी आपको मैं पढ़ाऊंगा, जब उसमें मागधी अपभ्रंश स्टार्ट करूंगा तो मागधी अपभ्रंश में जैसे बंगाली की बात करूंगा तो बंगाली हिंदी में एक शैली होती है और उस शैली को भी ब्रजबुली शैली कहते हैं। तो वहाँ से आप एक और यह टिपिकल में याद रख सकते हैं कि ब्रजबुली बंगाली भाषा की या बंगाली हिंदी की एक शैली है, एक शैली भी है। इसके बाद आप देखेंगे, सुनते हैं कि कहीं न कहीं ये पश्चिमी बोलियां होती हैं, पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती हैं। जब पश्चिमी बोलियां हैं तो यह कहीं न कहीं भारोपी परिवार की भाषा। अब हम देखेंगे कि इस ब्रज भाषा के उपनाम क्या हैं। यह जो ब्रज भाषा है, इस ब्रज भाषा के उपनाम क्या है? उपनाम से आप क्या समझते हैं? प्रश्न ये है। इसके जो दूसरे नाम हैं उसी को हम उपनाम और नामों से जिसे पुकारा जाता है उसे हम कहते हैं उपनाम। अब उपनाम में ब्रज भाषा को कहीं कहीं पर आपको देखने को
जादूवटी भी मिलता है, कहीं कहीं पर आपको डांगी भी मिलता है, कहीं कहीं पर आपको जो मिलेगा वो भुक्सा भी मिलता है। तो यह तीन इसके उपनाम है, चाहे भुक्सा कह लें, चाहे जादूवटी कह लें, या आपको डांगी कह लें, तो यह तीन इसके उपनाम है। भुक्सा या जादूवटी या डांगी, यह इन उपनामों से भी इसे बुलाया जाता है, डांगी के नाम से इसे बुलाया जाता है। तो आप इसको भी अपने नोट बुक में नोट कर लीजिए कि ब्रज भाषा की कौन कौन सी उपनाम है। ब्रज भाषा से संबंधित आपने उपनाम पढ़ लिया। अब हमें देखना है कि यह ब्रज भाषा के कवि प्रमुख रूप से कौन हुए हैं, किन किन कवियों को ब्रज भाषा के अंतर्गत रखा जाता है। सबसे पहले आपने यह देखा होगा कि एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम आपने तुलसीदास सुना होगा, और तुलसीदास ब्रज भाषा के प्रमुख कवियों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन्होंने अवधी भाषा का भी प्रयोग किया है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। तो यह दो कवि लेके चलेंगे, साथ ही साथ सूरदास जो वात्सल रस के सम्राट कहे जाते हैं, अष्टछाप के कवि कहे जाते हैं, बल्लभाचार्य के शिष्य होते हैं, उनकी भी हम थोड़ी थोड़ी सी बात यहाँ देखेंगे। दो कवियों को लेकर हम इस साहित्य क्षेत्र में प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। आप देखे होंगे कि यह जो तुलसीदास है, यह तुलसीदास, प्रश्न यहाँ से यह बनता है कि जो तुलसीदास थे उन्होंने ब्रज भाषा में कौन कौन सी रचनाएं की थी, इस बात को हमें देखना है। यह तुलसी दास, यह तुलसीदास ने भाषा की इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी, यह ब्रज भाषा में इनका नाम सर्वश्रेष्ठ क्यों लिया जाता है, कहा जाता है कि ब्रज भाषा के भी प्रमुख कवि रहे हैं। साथ ही साथ यह देखने का हम लोग प्रयास करेंगे कि यह एक ग्रंथ लिखे हैं रामचरितमानस, जिसमें आपने यह देखा है कि रामचरितमानस को मुख्य रूप से 7 कांडों में व्यक्त किया गया अवधी भाषा में। क्या अवधी भाषा में है तो उससे क्या तात्पर्य है, या अवधी भाषा में जब लिखा गया तो उसमें आपने 7 कांडों में राम के चरित्रों की बात करते हैं, तो क्या सभी रचनाएं इनकी राम के चरित्र से बातें होती है? ब्रज भाषा में क्या है राम के ही भक्त होते, क्योंकि राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। राम काव्य परंपरा के जो प्रमुख कवि हैं, तो कौन कौन सी रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में इन्होंने किया। तो आपने सुना होगा एक इनकी रचना आती है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी भी जी होती है, ब्रज भाषा में लिखी गई होती है। साथ ही साथ कृष्ण गीतावली भी ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद गीतावली विनय पत्रिका भी आप देखेंगे तो वो कहीं न कहीं ब्रज भाषा में मिलेगी। साथ ही साथ दोहावली कवितावली भी इनकी रचनाएं होती है। तो यह इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, वह सबसे पहले वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, यह इनकी रचना जो है ब्रज भाषा में। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कृष्ण गीतावली भी रचना इनकी जो है वह ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा के अंतर्गत आती है। तो यह दो रचनाएं तो आपको ऐसे ही याद होगा कि वैराग्य जब होता है, वैराग्य सबसे ज्यादा किसको हुआ, कृष्ण को हुआ। तो यहाँ से भी आप याद सकते हैं कि वैराग्य कृष्ण को हुआ, तुलसीदास को भी वैराग्य हुआ, तो वो उन्होंने वैराग्य में ब्रज भाषा लिख दिया। और कृष्ण गीतावली, साथ ही साथ आप इस गीतावली में इनकी एक और गीतावली होती है जिसे कहते हैं सिर्फ गीतावली के नाम से जाना जाता है, यह भी इनकी रचना ब्रज भाषा के अंतर्गत आती है। मित्रों, आगे क्रम में इन्होंने ईश्वर के प्रति काफी अपने हृदय से विनय किया है, और इसी आधार पर इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिस ग्रंथ का नाम होता है विनय पत्रिका। यह विनय पत्रिका भी आपकी ब्रज भाषा में है। इसके बाद आप यह भी देखते हैं कि इनकी एक दोहावली रचना आती है, और दोहावली रचना के अंतर्गत इन्होंने अब दोहा के माध्यम से कुछ अपनी भाषा को व्यक्त किया है। और दोहावली भी जो है आपकी ब्रज दोहावली
दोहावली भी आपकी यह ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। साथ ही साथ आप जैसे आगे बढ़ते हैं, आपने इनकी रचनाओं में कवितावली का नाम प्रमुख रूप से सुना होगा, और कवितावली जो है यह भी आपकी ब्रज भाषा में लिखी। इनकी ये कुछ जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसे आपने देखने का प्रयास किया है, समझने का प्रयास किया है। कभी कभी कूट में भी यह प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, यह बात याद रखिएगा। कूट वाले प्रश्न देकर यह प्रश्न की श्रृंखलाओं में पूछ लिए जाते हैं कि तुलसीदास की रचना ब्रज भाषा में है, मिलान कीजिए। तो या इसके अंतर्गत प्रश्न में वह एक डाल देगा, दूसरा और एक अवधि वाला डाल देगा, रामचरितमानस भी डाल देगा इसमें। तो आपको वहां से यह काफी संदेह होता है, जिससे आपके ये प्रश्न बिल्कुल सही नहीं हो पाते हैं। तो आप इन ब्रज भाषा से संबंधित जितनी तुलसीदास की रचना है, इन रचनाओं के माध्यम से, जितनी ये रचनाएं आपको दिख रही हैं, इन रचनाओं के माध्यम से इन्होंने कह दिया कि ये ब्रज भाषा के भी महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। चूंकि इन्होंने अवधि भाषा में तो अपना क्षेत्र बिखेरा ही, साथ ही साथ ब्रज भाषा में भी अपना क्षेत्र बिखाए। अब हम ब्रज भाषा के या वात्सल रस के सम्राटकार की बात करते हैं, यह अष्टछाप के जहाज कहे जाने वाले की बात करते हैं। अष्टछाप के कवियों में जो वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों में उनका नाम गिना जाता है, उस व्यक्ति की बात करेंगे जिनका नाम होता है सूरदास। यह सूरदास की हम लोग बात करते हैं कि सूरदास की रचना, यह जो सूरदास की रचना है, सूरदास की जो रचना है वह कौन कौन सी ब्रज भाषा के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। चूंकि यह जब आप इनकी प्रमुख रचनाओं में सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी, ये 3 इनकी प्रमुख रचनाएं होती हैं। तो तीनों रचनाओं जो होती हैं वो ब्रज भाषा में आती है। 3 रचनाओं के कारण ये विश्वविख्यात भी हुए। साथ ही साथ अपनी जो भक्ति परंपरा थी, भक्ति परंपरा के कारण विश्व में इनको जाना जाता है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जाना जाता है। साथ ही और यही नहीं, कृष्ण काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों की श्रृंखला में इनको जाना जाता है। तो सूरदास के यदि हम गुरु की बात कर लेते हैं तो सूरदास के गुरु की बात जो होती है वो वल्लभाचार्य होते हैं। यदि तुलसीदास के गुरु की बात करते हैं तो नरहरिया दास की आपने बात याद रखा होगा कि इनके जो गुरु होते हैं वो नरहरिया दास होते हैं। तो यह जो वल्लभाचार्य थे, यह इनका जन्म होता है जो होता है, यह आपने देखा होगा, सुना होगा कि कहीं न कहीं यह जमुनावतों में इनका स्थान, यह जन्म स्थान होता है। साथ ही साथ अष्टछाप के यह जो व्यक्ति होते हैं सूरदास, इनको जहाज कहने का काम जो होते हैं आपके, वह इन्हीं के जो होते हैं प्रपौत्र कहते हैं, जिन्हें विट्ठलनाथ कहते हैं। विट्ठलनाथ ने इनको सूर कहा कि यह जो है अष्टछाप के जहाज हैं। तो इनकी अष्टछाप, यहाँ से इस प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिएगा कि अष्टछाप का जहाज, अष्ट छाप का जहाज, जहाज किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। किसने कहा है? तो आपका जवाब आएगा कि यह विट्ठल नाथ ने कहा है। विट्ठल नाथ ने, चूंकि विट्ठलनाथ जब यह अपने गुरु सॉरी अपने यह शिष्य परंपरा में या अष्टछाप के जहाज के या अष्टछाप के जो कवियों में जब इनको देखे, तो देखने के बाद इन्होंने अपनी पंक्तियों के माध्यम से भी व्यक्त किया है कि अष्टछाप का जहाज जा रहा है, जिसे रोकना है रोक लो। तो कहीं ना कहीं यह सूरदास अष्टछाप के जहाज कहे जाते हैं। किसने कहा है? तो आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा होगा कि यह विट्ठलनाथ ने कहा। एक प्रश्न और यहाँ से इन प्रश्न कभी कभी देखने को मिलता है कि इनके गुरु का क्या नाम था, इनके गुरु का क्या नाम था। गुरु की बात कर लें तो गुरु वही होते हैं, वल्लभाचार्य होते हैं, वल्लभाचार्य जी होते हैं, यह इनके गुरु होते हैं। और यह वल्लभाचार्य अपने शिष्य जो बनाए थे, चूंकि आप देखेंगे कि जो 84 वैष्णव की वार्ता पढ़ेंगे, 252 वैष्णव की वार्ता पढ़ेंगे, तो इस 252 वैष्णव की वार्ता जो वल्लभाचार्य के प्रपौत्र थे, वह अपने दादा के 84 शिष्यों पर, वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों पर एक ग्रंथ लिखा जिसे कहते हैं 84 वैष्णव की वार्ता। और अपने पिताजी के 252 शिष्य जो कृष्ण भक्त थे, उनके कृष्ण भक्तों को एक ग्रंथ में लिखने का काम किया
जिसे कहते हैं 252 वैष्णव की वार्ता। यह 252 वैष्णव की वार्ता और 284 वैष्णव की वार्ता किसने लिखा है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है। कमेंट में बताना है कि ये दोनों रचनाएं किसकी है, जो एग्जामों में पूछी जाने वाली रचनाएं पूछी जाती कि किसकी किसने लिखा है, या अष्टछाप के कौन कौन से कवि हैं, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अष्टछाप के कौन कौन से कवि हैं। उसमें जो 4 शिष्य हुए, कौन वल्लभाचार्य के थे और कौन गोकुलनाथ के थे, यह कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि यह कौन कौन थे। अब यह हमें देखना, चूंकि यहाँ पर जब हम उस कृष्ण काव्य पढ़ाएंगे, कृष्ण काव्य वल्लभाचार्य जब पढ़ाएंगे, तो उसमें वल्लभाचार्य के 84 कौन कौन शिष्य थे, 84 शिष्यों में प्रमुख शिष्य कौन थे, इसकी बात करेंगे। जब उसमें 84 वैष्णव की वार्ता से संबंधित आपसे प्रश्न करेंगे, या उसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रृंखला को जब हम देखेंगे, तो वहां देखेंगे कि 84 वैष्णव की वार्ता कब लिखा गया, किसने लिखा, और इसमें कौन कौन से शिष्य थे। अष्टछाप जो लिखा, अष्टछाप में कौन कौन से शिष्य जो इसके अंतर्गत आए, यह बात करेंगे। तो अभी हम फिलहाल में यदि आगे देखते हैं तो इसी बात पर चर्चा करते हैं कि सबसे पहले यह देखेंगे कि यह जो वात्सल्य रस सम्राटकार, यह भी प्रश्न पूछा गया है कि वात्सल्य रस सम्राटकार किसे कहा जाता है। वात्सल्य रस सम्राटकार, रस सम्राट कार किसे कहा जाता है, कार भी कहा गया है। किसको कहा गया है, तो आपको यह जवाब आ गया होगा कि सूरदास जी को वात्सल्य रस सम्राटकार कहा जाता है। इसके बाद अब इनकी रचनाओं को देखेंगे, जो रचनाएं बड़े ही प्रमुख रूप से पूछी जाती है। और यह सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो दंत स है, सूरदास जो दंत स से लिखते हैं, उसी दंत स से तीनों रचनाएं आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले आपने देखा होगा, सुना होगा कि इनकी पहली रचना में सूर सागर बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है, और सूर सागर एक संग्रह ग्रंथ है, यह भी आपने देखा होगा। फिर इसके बाद आपने सूर सारावली पढ़ा होगा, सूर सारावली यह भी पढ़ा होगा। साथ ही साथ तीसरी रचना में आपने साहित्य लहरी, इनकी रचना प्रमुख रचनाएं हैं, साहित्य लहरी। यह तीनों रचनाएं हर एग्जाम में जहां देखेंगे, आपको यहां से प्रश्न बनने की संभावना होती है। हर एग्जाम में यह लगभग कहीं न कहीं से यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सूर सारावली या सूर सागर। चूंकि सूर सागर में आप देखेंगे कि यह संग्रह ग्रंथ है, भ्रमर गीत वगैरह भी इसी, उद्धव संवाद वगैरह भी इसी के अंतर्गत आता है। यह बड़े ही महत्वपूर्ण है तीनों रचनाओं। तो यह आप इसको याद भी कर लीजिएगा कि सूरदास की 3 रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तीनों रचनाओं के माध्यम से आपको कहीं न कहीं प्लस अंक बढ़ सकते हैं, प्लस मिल सकता है, 1+ हो सकता है। तो अब हम लोग यह देखेंगे कि यह तो हमारे जो साहित्य के क्षेत्र में 2 कवियों के, चूंकि बहुत ज्यादा कवि हैं ब्रजभाषा में भी, इसी आधार पर जो ब्रजभाषा के है कृष्ण काव्य की रचना होती है। अगर कृष्ण काव्य की रचना होती है तो उसमें आपने यह देखे होंगे कि सारे कृष्ण भक्त होते हैं, सारे कृष्ण भक्तों की श्रृंखला में होती है। कुछ ऐसे कृष्ण भक्त हुए जो उनको उस काव्य परंपरा से, उस काव्य से बाहर भी रखा गया है। तो वह जब हम कृष्ण काव्य स्टार्ट करेंगे, भक्ति काल स्टार्ट करेंगे, उसके अंतर्गत देखेंगे। अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा यह देख लें कि यह ब्रजभाषा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। यह ब्रजभाषा के कवि, यहाँ से यह प्रश्न रचनाएं देकर पूछी जाती है कि ब्रजभाषा की रचनाएं हैं। आपने तुलसीदास को यह पढ़ा है कि अवधि भाषा के कवि हैं, उन्होंने रामचरितमानस लिखा है। अवधि भाषा की सारी रचनाओं को वहां देखकर आप क्या करते हैं, तुरंत वहां पर आप देखने के बाद ट्रिक लगा देते हैं कि यह अवधि भाषा की रचना है। नहीं, ऐसी गलती मत करिएगा। चूंकि चाहे वैराग्य संदीपनी हो, कृष्ण गीतावली हो, या विनय पत्रिका हो, दोहावली हो, कवितावली हो, ये सारी रचनाएं ब्रजभाषा में मेरे मित्रों हैं। अब हम देखेंगे ब्रजभाषा की वास्तविक रूप से विशेषता क्या थी, ब्रजभाषा की वह कौन सी ऐसी विशेषता थी जिसके अंतर्गत आपको यह देखने को मिलता है।
तो अब हम देखेंगे कि ब्रज भाषा की क्या क्या विशेषता है। ब्रज भाषा की विशेषताएं, विशेषताएं में आप देखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। आप रटिएगा मत, आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, चूंकि रटंत विद्यावंत नहीं, चपंत भोजन पचंत नहीं। जितना रटेंगे वह रटना भूल जाता है कुछ ही समय, मगर यदि समझ लेंगे, देखिए शिक्षा और ज्ञान में अंतर होता है। तो आप एक ज्ञानी बने, जब ज्ञानी बनेंगे तो वह ज्ञान कभी भी भूलता नहीं है, कभी अधूरा नहीं रहता है। वह हमेशा जो हमारे चेतना है उस चेतना पर बना रहता है, तभी हम ज्ञानी कहलाते हैं। तो अब इसमें देखिए कि वास्तविक रूप से इसमें कौन कौन सी विशेषताएं थी। क्योंकि आपने यह देखा कि नहीं, पश्चिमी हिंदी है और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत यह ब्रज भाषा बोली जा रही है। तो सबसे पहले यह विशेषता आप लिख सकते हैं कि ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी है और पश्चिमी यह हिंदी है। साथ ही साथ आपने यह भी देखा होगा कि पश्चिमी हिंदी के साथ साथ सौर सेनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति होती है। सौर सेनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति होती है। साथ ही साथ यह भी देखा कि जो आपकी यह ब्रज भाषा में है, इसमें ओकार की बहुलता है। ओकार शब्द की बहुलता इसमें आपको देखने को मिलती है, शब्द की बहुलता आपको देखने को मिलती है। मित्रों, यह तो आपने सारी विशेषताएं इसके पहले आपने देख लिया है। क्योंकि अब सबसे पहले हम स्वर की बात करते हैं। स्वर और व्यंजन मिलकर वर्ण होते हैं, और किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई आपने ये भी पढ़ा है कि वह वर्ण होती है। तो क्या ब्रज भाषा की भी छोटी इकाई वर्ण रही होगी? वर्ण में क्या परिवर्तन रहा होगा, क्या विशेषताएं रही होगी, वर्ण उच्चारण में क्या परिवर्तन होगा, इस बात को देखेंगे। क्योंकि आपने जब यह वर्ण देखे हैं, वर्ण पढ़े हैं, तो वर्ण भी दो प्रकार का होता है, एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। तो क्या स्वर में क्या विशेषताएं थी, इस बात को हम लोग देखेंगे, समझोगे कि ये स्वर क्या थे। क्या वही स्वर जो महर्षि पाणिनि ने अपने अच के अंतर्गत वर्गीकृत किया, अच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गीकृत किया, और अच प्रत्याहार के अंतर्गत जब वर्गीकृत किया, तो क्या वही सभी वर्ण है? क्या वही 9 स्वर है? यदि 9 स्वर हैं तो जो हिंदी में आपने 11 स्वर पढ़ते हैं, मुख्य रूप से चूंकि लेखन के आधार पर आप 13 पढ़ते हैं, तो जो 11 स्वर है या 13 स्वर है, उनको कितने प्रकार भागों में बांटा गया, यहां से भी प्रश्न हो सकता है, बन सकता है। तो आपको जब यह देखना है कि जो स्वर होते हैं वास्तव में यह स्वर को कितने प्रकार के भागों में बांटा गया, तो इन्होंने जो ब्रज भाषा के जो स्वर होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, एक को कहते हैं अति ह्रस्व स्वर। अति ह्रस्व स्वर कहते हैं। यह अति ह्रस्व स्वर के बाद फिर कहते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। और जो तीसरा होता है उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। तो इसमें 3 प्रकार के स्वरों का हम प्रयोग करेंगे। 3 प्रकार के स्वर होते हैं। इसमें एक स्वर बढ़ गया जिसे कहते हैं अति ह्रस्व स्वर। तो अति विकल्प में आप प्रश्न इसे दे सकता है कि ब्रज भाषा के स्वर हैं अति ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। विकल्प में दे दिया सभी या कोई नहीं, या 2 स्वर देकर विकल्प दे दिया कोई नहीं। तो आपका जवाब यहां से आपका आएगा कि नहीं, यहां पर जो विकल्प है, यहां पर 3 स्वर हैं, चाहे वह अति ह्रस्व स्वर कर ले, या ह्रस्व स्वर कर ले, या दीर्घ स्वर कर ले, यह 3 ही स्वर ब्रज भाषा के अंतर्गत आता है, और 3 यह आता है। इसके बाद आपने चौथी विशेषता देखते हैं, जो व्यंजन होते हैं। व्यंजन वर्ण में आपने पढ़ा होगा, जब हरियाणवी आप पढ़े होंगे तो वहां पर ड़ जो थे
न को ड़ में उच्चरित हो रहा था। जो भी न था, इस न को ड़ में, सॉरी, हाँ, ड़ को न में परिवर्तित हो रहा था। तो प्रश्न यहां से यह बनता है कि क्या ब्रज भाषा के जो ड़ है उसका उच्चारण किस में होगा, या उसको किस में लिखा जाएगा, या किस लिपि में लिखन के उच्चारण की प्रक्रिया में किस में हम करेंगे। तो आपका यह जवाब आना चाहिए कि ब्रज जिस प्रकार हरियाणी बोली में ड़ का उच्चारण न में हो रहा था, इसमें भी ड़ का उच्चारण, इस ड़ का उच्चारण न में होगा। जितने भी ब्रज भाषा के ड़कार होंगे उनको न में हम परिवर्तित करके बोलते हैं, न में लिखते हैं। तो अब इसके बाद जब आपने देखा होगा कि चूंकि ये इसमें अवधी भाषा में भी इसी का समान प्रयोग होता है। अवधी भाषा जो आप पढ़ते हैं, जो आपने देखा होगा, आगे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने यह देखें कि हरियाणवी में जो न था उसका भी प्रयोग हो रहा। चूंकि आपने इसके अंतर्गत जो एक और व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं, बड़े महत्वपूर्ण व्यंजन वर्ण होते हैं, जिसमें आपने यह देखा होगा जिससे उष्म व्यंजन कहते हैं। उस व्यंजन में जो तीनों सकार होते हैं, तीनों सकार में ब्रजभाषा में किस सकार का ज्यादा वर्णन होगा? क्या तालव्य स का वर्णन ज्यादा होता है, या मूर्धन्य स का वर्णन ज्यादा होता है, या दंत स का वर्णन ज्यादा होता है, या दंत स का अधिक प्रयोग किया गया? बात यह समझ करनी है, हमें यह समझना है। तो मित्रों, इसमें जो ब्रज भाषा होती है, जो आपका यह तालव्य स होता है, इस तालव्य स और यह जो मूर्धन्य स होता है, इसका प्रयोग इसके स्थान पर, इसके जगह स, दंत स का प्रयोग किया जाता है। यह दंत स प्रयोग किया जाता है। तो एक प्रश्न आपको यहां से यह भी बन जाता है कि ब्रज भाषा में सर्वाधिक उष्मीय व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। तो आपके सामने यह प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा कि यह जो दंत स होता है, इसका सर्वाधिक उष्मीय व्यंजन होता है। इसका सर्वाधिक प्रयोग ब्रज भाषा में करने का प्रयास किया गया और किया भी जाता है। क्योंकि यह जो आपका होता है अवधी भाषा में भी यह सकार, इस दंत स का भी प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि दोनों, अवधी भाषा हो चाहे ब्रज भाषा हो, दोनों भाषाओं एक युग को, अलग अलग युगों का निर्माण कर दिए, अलग अलग काव्य की रचना कर डाले। तो जब अलग अलग काव्य की रचना कर डाले तो इसमें अलग अलग विशेषताएं आपको जो देखने को मिलेगी, वह जब उस व्याकरण ग्रंथ को आप पढ़ेंगे, अवधी भाषा का व्याकरण ग्रंथ पढ़ेंगे, ब्रज भाषा का व्याकरण ग्रंथ पढ़ेंगे, तब उसमें आपको देखने को मिलती है। क्योंकि इसमें बस इतना जानिए कि यह जो स है, इन तीनों सौ में, तीनों सकारों में दंत स का प्रयोग किया गया, तो वह अवधी और ब्रज भाषा में सर्वाधिक रूप से किया गया है। इसके बाद यदि हम देखें तो ब्रज भाषा में यह एक अनुनासिक वर्ण होता है जिसे पंचमाक्षर कहा जाता है, और यह क वर्ग का पंचमाक्षर होता है। यह क वर्ग का जो पंचमाक्षर है, क वर्ग का अब प्रयोग ब्रज भाषा में किस रूप में किया गया है, इस बात को हमें समझना है। क्या जो ङ है, ङ का उच्चारण ब्रज भाषा में किया गया, या ब्रज भाषा लेखन पद्धति में किया जा रहा है, या किया गया होगा, यह बात हमें समझने को आती है। तो यहां पर यह जो अनुनासिक वर्ण है, अनुनासिका च, यह मंगनम अनुनासिका च सूत्र होता है, जिसमें आपके पंचमाक्षर आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, वही वर्ग जिसे कुचुटुतुपु महर्षि पाणिनि ने कहा, जिसे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग कहा जाता है, जिसे स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। स्पर्शी व्यंजन का पांचवा वर्ग का अक्षर जो होता है, वह आपका अनुनासिका होता है। तो उसी अनुनासिका में जो ङ होता है, इसका उच्चारण किया गया ब्रज भाषा में। जब ब्रज भाषा में किया गया तो इसे कह दिया गया नहीं नहीं, यह र, यह आपने ऋतु रसायन मूर्धा में पढ़ा होगा। अब यह देखिएगा कि कंठ अनुनासिका या नासिक वर्ण, कंठ नासिक के वर्ण का उच्चारण अब यह मूर्धन्य में किया जा रहा है।
कंठ नासिक का उच्चारण अमूर्धन्य में किया जा रहा है। ऋतु रसायन मूर्धा, जिसमें री और ट वर्ग के वर्ग आते हैं, ट वर्ग के वर्ण आते हैं, र और ट वर्ग के वर्ण री भी आता है इसके अंतर्गत। तो यह मूर्धन्य है। आपको इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हिंदी में जो आपके कामता प्रसाद गुरु थे, इस र को क्या कहा है, इस र को कौन सा र कहा है, या इस र का नाम क्या रख दिया। यह बात आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है मेरे मित्रों। इसके बाद आपने एक यह भी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो आपके सामने यह अर्ध स्वर की बात करते हैं, जिसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या महर्षि पाणिनि ने जो कहा कि यह जो होते हैं यर लव चार होते हैं, चारों पर उन्होंने यण प्रत्याहार की बात करते हैं, और यही यण प्रत्याहार उन्होंने इससे अर्ध स्वर की दृष्टि को देखते हुए स्वर संधि के अंतर्गत रख देते हैं और कहते हैं कि यह स्वर संधि, और जब स्वर संधि के अंतर्गत रखे तो अर्ध स्वरों की बात करते हैं। तो अर्ध स्वर आपके हिंदी में कितने होते हैं, यह आपको कमेंट में कर बताना है। क्योंकि हिंदी में यदि अर्ध स्वर की बात कर लें, इस अर्ध स्वर की बात कर लें, तो अर्ध स्वर आपने पढ़ा होगा कि हिंदी में सिर्फ दो है, य और व। अब बात यह आ गई कि र और ल कहाँ गए। तो कामता प्रसाद गुरु ने कहा कि जो र है वह आपका प्रकंपित र है, और ल को कहा कि यह पार्श्विक ल है, यह अंतस्थ नहीं। जब यत्न के आधार पर देखा गया, यत्न के आधार पर वही कामता प्रसाद गुरु ने इसको अलग कर दिया और कह दिया कि यह प्रकंपित और पार्श्विक है, न कि अंतस्थ है। तो अर्ध स्वर जो थे यह य और व, इसका प्रयोग यथा स्थान पर था। इसका प्रयोग जैसा का तैसा किया गया, यथा स्थान पर रखकर इसका प्रयोग किया जा रहा था। अब हमें इस बात को और समझना है कि इसमें जो हम लोग स्वर यह देखें, यह जो आपके स्वर हैं, तीन प्रकार के जो स्वर हैं, इसमें देखा जाए, यह प्रश्न पूछ दिया जाए कि आपको बताना है कि इसमें मूल स्वर कौन थे। क्योंकि आपने हिंदी में जब पढ़ते हैं तो हिंदी में मूल स्वरों में के अंतर्गत संयुक्त स्वर भी पढ़ते हैं। जिस संयुक्त स्वर में आपने यह भी पढ़ा होगा कि कहीं न कहीं गुण स्वर होते हैं, वृद्धि स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। तो मूल स्वरों में आपने यह पढ़ा होगा कि जिसकी उत्पत्ति आपने स्वयं जो होते हैं मूल स्वतंत्र होते हैं, जिसमें आपने ये अ इ उ और पढ़े हैं, री पढ़े हैं। तो इन्होंने ब्रज भाषा में ने कहा कि नहीं नहीं, मूल स्वर यह नहीं है, मूल स्वर ए ऐ और औ है। ऐ और औ जो है यह आपके, इन्होंने कहा कि यह जो वर्ण है यह मूल स्वर है, यह मूल स्वर के अंतर्गत इन्होंने रखा। तो मित्रों, यह थी हमारी कुछ प्रमुख विशेषताएं ब्रज भाषा से संबंधित। अब अगले कड़ी में हम जो लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत ये समझेंगे कि ब्रज भाषा के से संबंधित जो यह अवधि होती है, जो अवधि की बात करें तो आप अवधि में देखेंगे कि अवधि जो जब भी आपको याद आता होगा, तीन, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, पूर्वी हिंदी की विशेषता क्या है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती, इन सारे प्रश्न पर चर्चा हम आगे करेंगे। और यह देखेंगे कि अर्धमागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी प्राकृत में क्या अंतर था, दोनों में क्या अंतर था। दोनों में अंतर होने के बाद अर्धमागधी अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई। अर्धमागधी अपभ्रंश से जो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी में क्या अंतर है, या बिहारी हिंदी में क्या अंतर है, जिसे मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, समझते हैं। इन सारे बातों पर चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपसे जुदा होना चाहता हूं। मन तो नहीं करता है, परंतु समय का ऐसा चक्र चलता है कि यह चक्र
हमेशा चलता ही रहता है, ये कभी नहीं रुकता है। इंसान थक जाता है मगर समय नहीं रुकती। तो आप समय के अनुसार चलिए, समय के निर्देशन पर चले तो आपका अवश्य रूप से सफलता मिलेगी। और एक बात छोटी सी पंक्ति कहना चाहूँगा कि इंसान को समय के साथ चलने में संघर्ष होता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो संघर्ष करने के लिए बिन मेहनत का जीवन सपना साकार नहीं होता, केवल बातें करने से बेड़ा पार नहीं होता। इसी के साथ जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, धन्यवाद।